मानव इतिहास में अगर हम सभ्यताओं के अस्तित्व को देखें तो वह नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं और नदियों ने मानव, पशु पक्षियों और समस्त जीवों को फलने, फूलने और विकसित होने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि नदियां जीवन का आधार हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगिनवाल। और श्रोता मित्रों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कुमाऊं के पक्षी नामक हमारी श्रृंखला के दूसरे भाग में हम आज बात करेंगे पानी के पास हमारे नदी नालों के किनारे मिलने वाले पक्षियों के बारे में। दोस्तों, हिमालय में दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बर्फ है, जो एशिया की 10 से अधिक प्रमुख नदियों के लिए जल स्रोत है, जो विशाल कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को फलने फूलने का मौका देती है। हिमालय की पवित्र और शक्तिशाली नदियों के बिना हिमालय की कल्पना करना कठिन है। ये बड़ी बड़ी प्रमुख हिमालयी नदियां छोटी नदियों, नौलों, नालों, झीलों और तालाबों को बनने और विकसित होने में अपना योगदान देती हैं। उत्तराखंड की इन पवित्र नदियों को जीवंत और शुभकारी माना जाता है। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड यानी कि देवभूमि कहा जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश प्राचीन मंदिर हिमालयी नदियों के तटों और संगमों पर स्थित हैं। हरिद्वार ऋषिकेश बट दी दुनिया मगाना, यार पहाड़ देव भूमि हमारी जुशाना। हिमालय से मैदानी इलाकों में जाने पर ये नदियां पानी और पोषक तत्व जो मिट्टी को पोषण देते हैं और खेती के लिए उपजाऊ जमीन और सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। नदियां न केवल मानव समाज को बल्कि जीवों को भी सहारा देती हैं। कह सकते हैं कि नदियां जीवन का आधार हैं। यद्यपि वो पृथ्वी की सतह का सिर्फ 1% भाग ही इस्तेमाल करती हैं। नदियां पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को फलने, फूलने और विकसित होने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पक्षियों द्वारा नदियों का कई तरह से उपयोग किया जाता है। कुछ पक्षी भोजन की तलाश में नदियों में आते हैं, जबकि अन्य कुछ पक्षी घोंसलों के लिए दरारें, रेत के किनारे, आसपास की वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। जब पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो नदियां पक्षियों के लिए मार्ग का भी काम करती हैं। यानी कि पक्षी नदियों को हाईवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पानी पर निर्भर पक्षियों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ भी पानी होगा वहाँ हर कोई पानी से जुड़ा पक्षी दिखाई देगा। अपने उद्गम स्थल पर नदियाँ आमतौर पर आकार में छोटी होती हैं और उनमें बहुत तेज प्रवाह होता है, लेकिन जब यह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह चौड़ी होती जाती हैं और शांत होती जाती हैं। जैसे जैसे पानी का स्वरूप नदियों, नालों, तालाबों में बदलता है, वैसे वैसे वहाँ के पक्षी समुदाय भी बदल जाते हैं। नदी की संरचना किस प्रकार की है, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका प्रवाह कितना तेज है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, क्या उसमें कुछ अन्य बदलाव हो रहे हैं, आसपास का तापमान और उसके आसपास के वातावरण और आवास में परिवर्तन से नदी के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों का अलग अलग समूह बन जाता है। पानी के बहाव और मौसम के साथ साथ पक्षियों की विविधता में भी बदलाव आता है। सर्दियों में अधिक ऊंचाई वाले पक्षी कठोर तापमान और ठंडे पानी से बचने के लिए निचली ऊंचाई वाले या कहें हम भाबर की ओर चले आते हैं। जहाँ एक नदी का उद्गम होता है, उसका प्रवाह तेज होता है और केवल कुछ पक्षी प्रजाति हैं इन स्थानों पर कोई भोजन प्राप्त कर पाती है। एक ऐसा ही बहादुर पक्षी है जिसे हम फॉकटेल कहते हैं। छोटा सा पक्षी फॉकटेल लंबी कांटेदार पूंछ वाला काला और सफेद पक्षी है, जो खाने के लिए छोटे कीड़ों की तलाश में छोटे छोटे पत्थरों और पानी के आसपास ही उछलता कूदता है। एक अन्य पक्षी जो अपनी पानी के नीचे तैरने
और लगातार गोते खाने की कुशलता की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्राउन डिपर की। छोटे आकार और भूरे रंग के कारण इसकी ओर कम ही ध्यान जाता है। यह पक्षी लगभग भूरे रंग के पत्थरों के साथ साथ धाराओं में मिलता है, लेकिन यह पानी में गोता लगाने की क्षमता रखता है और फिर अपने पंखों को पानी के भीतर फड़फड़ाता है, क्योंकि यह कीड़ों की तलाश में तेज गति वाली धाराओं के साथ साथ तैरता है। जब नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, तो यह शांत और चौड़ी हो जाती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती हैं, जो पक्षियों की अधिक प्रजातियों और इंसानों को भी फलने फूलने का मौका देती हैं। जैसे पक्षी प्रजातियों में बतखें, पनकौवा, किंगफिशर जिसे हम रामचिरैया कहते हैं, लैपविंग्स जिसे हिंदी में हम टिटहरी कहते हैं, को बड़ी संख्या में ऐसे हिस्सों में देखते हैं। चलिए जानते हैं पानी के पास रहने वाले पक्षी खाते क्या हैं। पानी के पास ही रहने वाला पक्षी जैसे बगुला, सारस, बतख, गीज, ग्रिप्स, ये सब पानी के कीड़े, जलीय वनस्पति, छोटी मछली या शैवाल के साथ ही मेढक और कीड़े मकोड़े खाते हैं। एक सामान्य विशेषता जो लगभग सभी पक्षी साझा करते हैं वह है तेज दृष्टि। जी हाँ, जो उन्हें देखे जाने से पहले दूर से ही संभावित भोजन देखने की उन्हें सुविधा देता है। यद्यपि आप और हम मान सकते हैं कि जो भी पक्षी पानी के पास रहता है वो एक सा ही भोजन या एक सा ही खाद्य पदार्थ खाएगा, लेकिन यदि आप कुछ मिनटों में या कुछ समय में जल पक्षियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे अपने भोजन के लिए विभिन्न तरह के आवासों का उपयोग करते हैं। कुछ पक्षी मछलियों, कीड़े, छोटे शैवाल को पकड़ने के लिए पानी के नीचे चले जाते हैं, जबकि अन्य को एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलते कूदते देखा जा सकता है। अगर आप नदी के ऊपर आसमान में नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे पक्षी निरंतर उड़ते नजर आएंगे। ज्यादातर इन पक्षियों की सबसे आसान पहचान इनके शरीर से बड़े और ईद के चांद के आकार वाले पंख इनकी पहचान है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पक्षियों के ग्रुप जिसमें स्विफ्ट्स, मार्टिन और स्वैलो पाए जाते हैं। शायद आपने इन्हें अपने घर या दुकान के छज्जे में मिट्टी का घोंसला बनाते देखा होगा। वायर टेल्ड स्वैलो, जो अपनी पूंछ के दो तारनुमा रेशों से आसानी से पहचाना जाता है। वायर टेल्ड स्वैलो हवा में निरंतर उड़ते हुए हवा में मौजूद कीटों और पतंगों को खाता है और बीच बीच में पास ही के बिजली के तारों पर बैठ जाता है। जबकि एक डबलिंग बतख पानी की सतह पर छोटे फाइटोप्लैंक्टन यानी कि काईनुमा जो पौधे हैं उन्हें खाता हुआ और कभी कभी जमीन पर चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। किंगफिशर, यह देखने में बहुत ही खूबसूरत और मेरा तो बहुत पसंदीदा पक्षी है। क्योंकि इसका निशाना काफी अचूक है। ये खासकर मछलियां खाता है। यह नदी के पास किसी शाखा या पत्थर पर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए आप देख सकते हैं। जैसे ही यह पक्षी पानी में कोई हलचल देखता है, यह बिजली की गति से सीधे पानी में गोता लगाता है और मछली को अपनी चोंच में पकड़कर वापस उसी जगह पर लौट आता है और मछली को निगलने से पहले कई बार अपनी चोंच से उसे पत्थर, लकड़ी या जमीन पर पटकता है और उसे चाव से खाने के बाद दूसरी मछली के लिए फिर से धैर्यपूर्वक बैठ जाता है। चलिए, हमने आपको बताया कि पानी के पास जो पक्षी हैं उनके बारे में। आखिर ये भी तो जाने कि पानी के पास जो पक्षी पाए जाते हैं उनका महत्व क्या है और यह पक्षी मानव के साथ साथ ही अन्य जीवित प्राणियों के लिए भी लाभप्रद होते हैं। इसे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम इन खूबसूरत रंग बिरंगे पक्षियों को नदियों के आसपास उनके किनारों पर देखते हुए, दौड़ते हुए, उड़ते हुए देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये अन्य वजहों से भी इंसान और जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ पक्षी हमें बता सकते हैं कि कौन सी जलधाराएं साफ पानी की हैं। उदाहरण के लिए फॉक्सटेल और डिपर आमतौर पर उन्हीं जलधाराओं के पास पाई जाती हैं जहां पानी साफ और स्वच्छ हो। अगर आपके गांव के पास ये पक्षी हैं तो आपको बहुत गर्व होना चाहिए। अन्य जल पक्षी हमारे खेतों में कीटों को नियंत्रित करते हैं और साथ ही जो आसपास के कचरा है उससे हमें छुटकारा प्रदान करने में भी मदद करते हैं।
लेकिन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के संकेतों के साथ हिमालय पहले ही चरम मौसमी घटनाओं जैसे बाढ़, बादल फटना, आग, भूस्खलन के भयंकर रूप दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन या इनका घटना मानव समाज के लिए चेतावनी। यह नदियों और उनके आसपास जैव विविधता का बिगड़ना, साथ ही पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों का संकेत है। हिमालय की नदियां जिन प्रमुख खतरों का सामना कर रही हैं, उनमें से एक है बांधों का निर्माण। हमें अपनी नदियों को आधुनिक कृषिकरण, बांधों और अवैध खनन से बचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां किंगफिशर को शिकार करते हुए, पनकौओं को अपने पंखों को सुखाते हुए देखने का आनंद उठा सके। एक गंभीर सवाल जो मुक्तेश्वर और इसके आसपास की जलधाराओं में देखा जा रहा है, वह यह है कि यहाँ पर जलधाराओं में अवैध तरीके से मछलियों को मारा जाना, जैसे नदियों में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से मछलियों को मारा जाना, जिससे इन पक्षियों के अस्तित्व पर भी एक बड़ा खतरा उभर के सामने आया है। क्योंकि जब हम नदियों में ब्लीच करते हैं तो उसमें अन्य कीट, छोटी मछलियां सब मर जाती हैं और इन पक्षियों के लिए भोजन की बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और फिर उन इलाकों से इन पक्षियों का पलायन शुरू हो जाता है। तो श्रोता मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जब भी इस तरह की घटनाएं आप अपने आसपास की नदियों में होता देखें तो उसे रोकने के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि यह हमारी नदियों की सेहत और जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है। श्रोता मित्रों, आज हम इसी विषय पर जानने के लिए अपने एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं और उनसे जानते हैं। नदियों, नालों और झीलों के किनारे रहने वाले पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अंकिता सिन्हा जी, जो पीएचडी स्कॉलर हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून की। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हिमालयी नदियों के पास पाए जाने वाले पक्षियों पर आपने शोध किया है, अपने शोध के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। मैंने पिछले 5-6 सालों में काम किया है अपने ही उत्तराखंड राज्य में, और मेरा काम जो था वो ऋषिकेश से गंगोत्री के बीच में था। तो कुछ ऐसी चिड़ियाएं हैं हिमालय में जो सिर्फ नदी के किनारे ही पाई जाती हैं। तो मेरा शोध उन्हीं पे था। ये जो चिड़िया हैं वो खाती नदियों से ही हैं, अपना घर बनाती हैं नदियों के किनारे और वो बच्चे भी देती हैं नदियों के किनारे। कहने का मतलब ये है कि उनकी पूरी जिंदगी नदियों पर ही निर्भर है। तो मैंने अपने शोध में ऐसे 17 से 18 जो प्रजाति के पक्षियां हैं उन पे काम करी है। बहुत सारे हिमालय से निकलने वाली नदियों में बांधों का निर्माण हो रहा है। और ये बांधों का निर्माण इन पक्षियों के जीवन और आवास को कैसे प्रभावित कर रहा है? हाँ, बल्कि ये मेरे शोध का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मैंने जिस नदी पे काम किया है, भागीरथी नदी जिसको उत्तराखंड में बोला जाता है, तो उसमें कोटेश्वर डैम है, टिहरी डैम है, मनेरी डैम है। तो ये जो डैम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है नदी का बहाव जो है उसको रोक दिया गया है। वहाँ नदी एकदम एक तालाब जैसी बन गई है, बड़ी तालाब। तो जिन चिड़ियाओं के बारे में मैंने अभी बताया उन सबको बहती हुई नहीं नदी चाहिए। अपने इन चिड़ियाओं के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नदी बहती रहे, क्योंकि ये जहाँ से खाना खाते हैं और जो इनका खाना है, पानी के नीचे के कुछ कीड़े और कुछ मछलियाँ, वो बहती हुई नदी में ही मिलती हैं। और नदी में जब डैम बना दिए जाते हैं तो जो सबसे बड़ा नुकसान इन चिड़ियों को होता है वो ये है कि नदी के पानी का जो डेप्थ है वो बहुत बढ़ जाता है। तो चिड़ियाएं जो है उतनी गहरी तालाब जैसे पानी में से वो अपना खाना चुग नहीं सकते हैं। तो जिस जगह मैंने अपना पूरा शोध किया है, ये जो टिहरी, कोटेश्वर और मनेरी डैम वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ अब इनमें से कोई भी चिड़िया, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले उल्लेख किया, इनमें से कोई भी चिड़िया पाई नहीं जाती है। इन पक्षियों को के संरक्षण में जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो कितना योगदान दे सकते हैं? उनके योगदान के बारे में बताएं। गांव के लोग जो हैं वो पहाड़ों के जंगलों और नदियों पे काफी ज्यादा निर्भर होते हैं। जो है नदी के किनारे जितने भी खेत होते हैं, अगर उसमें ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल की जाए, मतलब ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है अगर हम कंपोस्ट और फर्टिलाइजर
हैं वो नेचुरल तरीकों से बनाएं। इसके अलावा कि हम उसमें आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालें, जिस क्योंकि जब बारिश आती है तब जो है वो इंसेक्टिसाइड धुल करके नदी में ही जाता है, भले वो कितना ही दूर है नदी से, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है कि नदियां जो हैं वो गॉर्ज में से बहती हैं। तो पूरे पहाड़ में जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है, जहाँ भी खेत होते हैं, उसमें हम जो भी केमिकल्स डालते हैं वो धुल करके नदी में जाते हैं, और नदी में जाते ही नदी के जानवरों को, जिन कीड़े और मछलियों पर ये चिड़िया खाती हैं, उन पे असर होता है। प्लास्टिक हम किसी भी हालत में नदियों में ना फेंके, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो गांव वाले ले सकते हैं। और नदियों के किनारों के जो पेड़ पौधे हैं उनको ना काटें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना कीमती समय के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे कार्यक्रम में साझा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना पानी के आसपास रहने वाले पक्षी और इनका महत्व। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊनी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा और पक्षियों की आवाजें विरल जोशी, मलयश्री भट्टाचार्य और एंड्रयू स्पेंसर के सहयोग से प्राप्त हुई हैं।